नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। एक बड़ी नियुक्ति, सीडीएस की नियुक्ति, उस पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल चौहान होंगे नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। विपिन रावत की दुर्घटना में निधन के बाद खाली था पद। त्योहारों से पहले कर्मचारियों को की भरी जेब। मोदी कैबिनेट ने कर्मचारियों को और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया। गरीबों को 3 महीने और मिलेगा मुफ्त अनाज। सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर। सितंबर सीरीज एक्सपायरी से पहले बाजार में बिकवाली। बाजार लगातार छठे दिन गिरावट के साथ बंद। निफ्टी सेंसेक्स 2 महीने के निचले स्तर पर बंद। रुपए का फ्री फॉल लगातार जारी। आज डॉलर के मुकाबले 81.95 तक लुढ़का भाव। आगे और गिरावट की आशंका। पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर केंद्र सरकार ने लगाया 5 साल का बैन, लेकिन विपक्ष ने पाबंदी पर उठाए सवाल। लालू, ओवैसी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने उठाए सवाल। लालू बोले आरएसएस पर भी लगाओ बैन। टाटा ने लॉन्च की सबसे सस्ती ईवी टियागो। कीमत 9.25 लाख से 12 लाख तक। एक बार फुल चार्ज करने पर 315 किलोमीटर चलेगी कार। और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को सीडीएस बहाल कर दिया गया है। अब वो देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे। जनरल बिपिन रावत के बाद ये पद खाली था। उनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी, ये हम सबको मालूम है, और उसके बाद से ये पद खाली था। अब इस पर जनरल अनिल चौहान होंगे, देश की तीनों सेनाओं के प्रमुख। और 1981 से 2021 तक सर्विस में रहे हैं जनरल अनिल चौहान। अब देश के नए सीडीएस होंगे। इंडियन आर्मी में रहे हैं। देश के कई कमांड्स को संभाल चुके हैं और परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित, उत्तम युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित और अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित, सेना मेडल से सम्मानित, विशिष्ट सेना मेडल से सम्मानित, सेवा मेडल से सम्मानित, एक डेकोरेटेड ऑफिसर और जाने माने नाम सेनाओं के, अब तीनों सेनाओं के चीफ होंगे। जनरल बिपिन रावत की जगह लेंगे। 2021 में रिटायर हुए थे। 1981 से सर्विस में थे, तो 1981 से 2021 40 साल की सेवा भारतीय सेनाओं को दे चुके हैं जनरल चौहान। जनरल अनिल चौहान जो अब होंगे देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इससे पहले डीजीएमओ में काम कर चुके हैं और कई अंगों में, सेना के कई अंगों को नेतृत्व दे चुके हैं। 11 गोरखा राइफल्स में इन्हें कमीशन किया गया था 1981 में, और उन्होंने कई कमांडिंग पोजीशंस। और अब हमारे साथ लक्ष्मण रॉय जुड़ गए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ। लक्ष्मण जी, बताएं क्या जानकारी मिल रही है। दरअसल बिपिन रावत जो सीडीएस थे, उनके देहांत के बाद जो पद खाली था, उसके लंबे इंतजार के बाद अब जाके नए सीडीएस की नियुक्ति करने का सरकार ने फैसला लिया है। और ये जो फैसला लिया गया, इसके मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो हैं वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे। और बता दूं कि जो अनिल चौहान है लेफ्टिनेंट जनरल, उनका करियर बहुत ही बेहतरीन रहा है अब तक। कई सारे पॉलिसी डिसीजन में भी इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है और 40 साल का उनका काफ़ी लंबा करियर रहा हुआ है। और ये जो है सो इनका जन्म 1961 में हुआ था। उसके बाद से जब ये आए कमीशन हुए सेना में, उसका 11 गोरखा राइफल्स में 1981 में 1981 में ये सेना में शामिल हुए थे। उसके बाद अलग अलग भूमिका में वो निभाते रहे और जहाँ भी इनकी सेवाएं ली गई वो काफ़ी अच्छी सेवाएं थी। और उसके बाद कई सारे विदेश में जब प्रतिनियुक्ति पे सेना जाते हैं तो वहाँ भी उन टीम का नेतृत्व किया और आखिरकार अब जाकर के सरकार ने उनको चीफ ऑफ जनरल स्टाफ
नियुक्त करने का फैसला लिया है। इसकी औपचारिक अधिसूचना भी सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है। अब इनके ऊपर महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी कि तीन जो विंग होते हैं जो डिफेंस के, उन तीनों विंग में तालमेल बैठाना और साथ ही साथ सरकार की जो पॉलिसी होती है उसमें तालमेल बैठाना। ये ऐसे समय में ये किया जा रहा है जब वैश्विक परिस्थिति बिल्कुल अलग है। चीन के साथ रिश्ते हमारे सीमा पर हों या फिर पाकिस्तान के साथ रिश्ते हमारे सीमा पर हों, उसमें एक अलग पहलू देखने को मिल रहा है और इन सब से निपटना एक बड़ी चुनौती इनके लिए होगी। कैसे तीनों सेना के बीच में बेहतर तालमेल बिठा करके इन सारी चुनौतियों से निपटा जाए। लेकिन जिस तरीके से इनका करियर रहा है, जो डिफेंस के सोर्सेज उनका कहना है कि इन्हीं सब को देखते हुए इनको चीफ ऑफ जनरल स्टाफ नियुक्त किया गया है। जी, तो पिछले साल दिसंबर में जनरल बिपिन रावत एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। उसके बाद से सीडीएस का पद खाली था और अब इस पर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की नियुक्ति कर दी गई है। तीनों सेनाओं की कमान अब उनके पास होगी और तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन का अहम काम होगा। पहले भी बड़ी जिम्मेदारियां वो निभा चुके हैं और हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर इंडियन आर्मी के रहे हैं। अब तीनों सेनाओं के बीच तालमेल देखना अब उनके जिम्मे होगा। बढ़ते हैं खबरों में आगे। लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ बने रहिए। सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 3 महीने के लिए आगे बढ़ा रही है और इसके साथ ही कर्मचारियों का डीए भी 4% बढ़ा दिया गया है, केंद्रीय कर्मचारियों का। सीएनबीसी आवाज ने दोनों ही खबरें आपको पहले ही बताई थी और अब इसकी पुष्टि हो गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 3 महीने के लिए मंजूरी दी है, उसके विस्तार के लिए मंजूरी दी है। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलता है और इसमें अगले 3 महीने में लगभग 122 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न देश भर के 80 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को मिलेगा, जिस पर लगभग 44,762 करोड़ रुपया खर्च आएगा। पहले से लेकर छठे चरण तक 3,45,000 करोड़ रुपया अब तक इस पे खर्च किया जा चुका है। तो अब चलते हैं सीधे लक्ष्मण राय के पास एक बार फिर से। लक्ष्मण जी, ये 7वां एक्सटेंशन है इस योजना का। कोविड के पहले लॉकडाउन में इसको लॉन्च किया गया था और जैसा कि मंत्री जी बता रहे हैं 3.5 लाख करोड़ के लगभग खर्च हो चुके। तो अब डिटेल्स क्या है इस योजना की जो आगे चलेगी? देखिए, जो अभी सूचना प्रसारण मंत्री ने बताया उसके साथ 2-3 पहलू काफ़ी महत्वपूर्ण है इस योजना को लेकर के। पहले जब योजना की मियाद खत्म होने जा रही थी तो 2 सरकार के सामने चुनौती थी। पहली चुनौती ये थी कि हम इस योजना को आगे जारी रखें कि नहीं जारी रखें। नहीं जारी रखने के पक्ष में 2 बातें थी। पहली बात कि सरकार के पास अनाज का भंडार अभी उतना ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात यह थी कि आपने इस योजना को सिर्फ कोरोना काल के लिए शुरू किया था, कोरोना खत्म हो चुका तो इस योजना को आगे जारी रखने का मतलब नहीं बनता। लेकिन सरकार के सामने 2 दुविधा थी। एक तो सरकार अभी ऐसे हालात में जहां महंगाई चरम पर है, सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी आम लोगों से मुफ्त राशन छीनने का। और दूसरा, हालांकि सरकार स्वीकार नहीं करती है लेकिन राजनीतिक मजबूरी भी थी क्योंकि कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। मुझे लगता है तमाम परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया कि इसको 3 महीने और आगे बढ़ाया जाएगा। जो आंकड़े मेरे पास हैं, जो अनाज के आंकड़े हैं, वो थोड़े से मुझे लगता है कि संतोषजनक है। अभी बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं कि अनाज इसके लिए कहाँ से आएगा, क्या हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे 1 सितंबर तक सरकार के पास 244 लाख टन चावल और 248 लाख टन गेहूं का स्टॉक है। अगर बफर स्टॉक को भी जोड़ दिया जाए तो बफर स्टॉक 1 अप्रैल को होना चाहिए 136 लाख टन चावल और 75 लाख टन गेहूं। बफर स्टॉक को हटा भी दे तब इतना अनाज पर्याप्त है कि हम इस योजना के तहत, सरकार इस योजना के तहत अनाज का वितरण कर सकती है, क्योंकि सरकार ने खुद कहा है कि इसके लिए 122 लाख टन अनाज की ज़रूरत है। लेकिन अब सवाल उठता है कि 3 महीने बाद सरकार क्या इसको जारी रखेगी कि नहीं रखेगी। मुझे लगता है उस तब हालात देख करके सरकार फैसला लेगी। लेकिन फिलहाल ये गरीबों को 5 किलो अनाज हर महीने मुफ्त मिला करेगी अगले 3 महीने तक। और लक्ष्मण जी, ये बताइए कि इसके अलावा भी कैबिनेट ने आज अहम फैसले लिए, खासकर केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ गया है।
बिल्कुल, दरअसल यहाँ पे सरकार ने 3 फैसले लिए हैं, लेकिन जैसा कि आपने बताया केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि आमतौर पे कर्मचारी दशहरा से पहले इंतजार में रहते हैं कि सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाए, और आखिरकार सरकार ने महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का फैसला लिया है। ये 34% अभी था, अब वो बेसिक सैलरी का 38% हो जाएगा। ये महंगाई भत्ता बढ़ाने से करीब 60 लाख पेंशनधारी और करीब 50 लाख जो मौजूदा कर्मचारी हैं उनको इससे फ़ायदा होगा। और इसमें बता दूं कि इसके अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है वह 3 रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। उसमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और तीसरा है गुजरात का अहमदाबाद। इन तीनों स्टेशन के रीडेवलपमेंट का फैसला लिया गया है। एक चौथा जिसकी औपचारिक सूचना सरकार ने नहीं दी है, हालांकि सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है कि रेडियो एफएम के विस्तार के लिए सरकार ने रेडियो एफएम की जो गाइडलाइन है 3rd फेज़ की, उस गाइडलाइन में काफ़ी ज़्यादा शर्तों में छूट दी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर आ सके, छोटे शहरों तक, मझोले शहरों तक एफएम रेडियो का विस्तार हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी तमाम जानकारी के लिए। और जैसा कि लक्ष्मण जी ने आपको बताया, देश के रेलवे स्टेशंस का हुलिया बदलने जा रहा है। कैबिनेट की बैठक में जो आज फैसला हुआ है उससे कुल 199 स्टेशंस के रीडेवलपमेंट का रास्ता खुलेगा, जाहिर है, जिसमें दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद भी शामिल हैं। इस पर 10,000 करोड़ रुपए भी सैंक्शन कर दिए गए हैं। इंटेलिजेंट बिल्डिंग, एक सस्टेनेबल बिल्डिंग, एक ग्रीन बिल्डिंग और एक सिटी फ्रेंडली सिटी सेंटर बने, उस कल्पना के साथ स्टेशंस का डिजाइन हो। आप सबके सामने आज कैबिनेट में भी इसका फैसला लिया गया। टोटल देश के 199 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, जिसमें बेसिकली 50 लाख से ऊपर जहां ट्रैफिक है, फुटफॉल है साल का, उन सब स्टेशंस को एक साथ लिया जा रहा है। और जैसे जैसे इसमें प्रोग्रेस होगी उसके नीचे 50 के बाद में 10 लाख से ऊपर वालों को भी नेक्स्ट फेज में लिया जाएगा। इसमें से 47 स्टेशंस के टेंडर निकल चुके हैं। और केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियों के आरोप में पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी संगठनों पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में पीएफआई को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अब पीएफआई किसी प्रकार की गतिविधि नहीं कर पाएगी, वो ना कोई कार्यक्रम आयोजित कर पाएगी, ना ही उसका कोई दफ्तर होगा। इसके अलावा पीएफआई कोई सदस्यता अभियान भी नहीं चला सकता और ना ही फंडिंग ले सकती है। केंद्र सरकार ने पीएफआई के खिलाफ ये कार्रवाई पिछले दिनों की सख्ती के बाद की है। अब तक के सबसे बड़े अभियान में पीएफआई के खिलाफ 2 बार देशव्यापी छापेमारी हो चुकी है। इन छापेमारियों में पीएफआई से संबंधित बड़े नेता गिरफ्तार भी किए गए हैं। केंद्र सरकार के एक्शन के बाद दिल्ली के शाहीन बाग समेत देश के कई हिस्सों में सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद इस पर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने इसका स्वागत किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का कहना है कि पीएफआई के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के सबूत मिले हैं, इसलिए सरकार ने एक्शन लिया है। ये एनआईए के द्वारा जांच हो रही थी और जिस तरह से एविडेंस मिलेंगे, ये मैंने कल ही कहा, उसी के अनुरूप ये कार्रवाई की गई है और आने वाले समय में भी जैसी सूचनाएं मिलेंगी उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएफआई पर बैन का विरोध किया। उन्होंने कहा है कि अपराध करने वाले कुछ लोगों के गलत काम का ये मतलब नहीं कि उस संगठन को ही बैन कर दिया जाए। उन्होंने सवाल किया कि दक्षिणपंथी बहुसंख्यक संगठनों पर बैन क्यों नहीं लगाया जाता। ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है, ये मुस्तकबिल के लिए डेंजरस चीज़ है, क्योंकि आप ये कहना चाहेंगे कोई भी मुसलमान अपनी दिल में जो बात है, जहन में बात है, वो ना करे। और जिस तरीके से हमारी इलेक्ट्रल जमहूरियत चल रही है वो फाशिज्म के करीब जा चुकी है। तो कोई भी नौजवान मुसलमान अपनी बात को रखेगा तो आप एक पैम्फलेट निकाल देंगे पीएफआई का, और फिर वो जो काला कानून है यूएपीए का, उसको इस्तेमाल करेंगे। हमारा सरकार से पूछना ये है कि ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का एक टोली चौकी हकीम पेट का रहने वाला उसकी मौत हुई थी, उसमें
2 लोगों को कन्विक्ट किया गया कोर्ट ने। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ताल्लुक उनका बताइए, कोर्ट का जजमेंट कह रहा है, और उस ऑर्गेनाइजेशन को तो आप बैन नहीं करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव ने पीएफआई पर बैन का समर्थन किया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि आरएसएस पर भी बैन लगना चाहिए। पीएफआई का जांच हो रहा है और पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं इंक्लूडिंग आरएसएस, सब पर प्रतिबंध लगाइए और जांच करिए, कुछ मिले तो कार्रवाई करिए। तो पीएफआई का एक हुआ दिखा रहे हैं लोगों के ऊपर, तो सबसे पहले आरएसएस पर बैन करिए, आरएसएस को। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जामेई ने कहा है कि सरकार जरूरी मुद्दों से भटकाने के साथ साथ ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। पीएफआई को बैन करके सरकार 2 काम करना चाहती है। एक तो ये है कि पूरे देश में महंगाई पर, किसानी पर, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, डेवलपमेंट पे कोई चर्चा ना हो। दूसरा ये कि पूरे देश में इसके जरिए ध्रुवीकरण का काम 2024 के लिए किया जाए और इस देश में मुसलमानों को इसके जरिए डराने का, धमकाने का काम किया जाए। प्रधानमंत्री जी, आपसे तो पूरे देश में कोई डरता नहीं है, ना आपकी किसी पुलिस से कोई डरता है। कांग्रेस ने भी पीएफआई पर बैन को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। क्या उनको जो सबूत हैं क्या अभी मिले? अगर ये पहले से चल रही थी और ये आतंकवादी संस्थाओं से जुड़ी हुई थी तो आप इतने साल क्या कर रहे थे? ये तो खुलेआम हुआ है, ये तो बात छिपी नहीं है। किस तरह डराया, धमकाया, हर जगह खरीदा। पीएफआई पर बैन से क्यों गरमाई है सियासत? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। और अब बात करते हैं मार्केट की सितंबर सीरीज एक्सपायरी से पहले बाजार में बिकवाली देखी गई। बाजार लगातार छठे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स 509 और निफ्टी 150 पॉइंट गिरे। निफ्टी और सेंसेक्स 2 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। आज मेटल, बैंकिंग, एनर्जी शेयरों में बिकवाली दिखी और फार्मा, आईटी, ऑटो इंडेक्स में बढ़त देखने को मिली। और अब समझते हैं कि सेक्टर्स में और शेयर्स ने कैसे परफॉर्म किया, लूजर्स गेनर्स कौन रहे, बताएंगे सुमित। देखिए, 2 बड़े इवेंट अवेटेड हैं। पहले तो एमपीसी का आउटकम आने वाला है और साथ साथ एक्सपायरी भी है, तो दोनों से पहले भाग के मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल थे और एक उतार चढ़ाव का सेशन आज इंडेक्स में बनता हुआ दिखाई पड़ा। एक एक करके तमाम गेनर्स लूजर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे पहले निफ्टी के कुछ बढ़ने वाले शेयरों में एशियन पेंट आज बढ़िया तेजी में था, 3.25% का उछाल। सन फार्मा 2.5% की तेजी, डॉक्टर रेड्डीज 2% ऊपर, आयशर मोटर करीब 1.5% की तेजी के साथ 1 लाख करोड़ के पार मार्केट कैप पहुंची। इसके अलावा निफ्टी गिरने वाले शेयरों में हिंडाल्को 3.5% नीचे, जेएसडब्ल्यू स्टील 3.5% नीचे, एक्सिस बैंक करीब 3% की बिकवाली यहां रही और आईटीसी भी रफली 3% की बिकवाली के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप के गेनर्स की बात की जाए तो आज मिड कैप में चढ़ने वालों में नाम था इंडिया सीमेंट का जोरदार तेजी, 8% का उछाल। तानला प्लेटफॉर्म अपर सर्किट पर, मेट्रो ब्रांड्स करीब 5%, इनफैक्ट पूरा फुटवेयर स्पेस आज तेजी में था। रैमको सीमेंट करीब 3.5% का उछाल यहां पर बनता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में पीएनबी करीब 5% नीचे, पूरा पीएसयू बैंकिंग स्पेस में बिकवाली। चंबल फर्टिलाइजर 4.5% नीचे, साथ ही साथ अदानी ग्रीन 5% नीचे और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी करीब 4% के आसपास की बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। थोड़ी बहुत बाइंग आज एफएमसीजी, आईटी में, लेकिन बाकी मेजरली आज मार्केट में प्रेशर जो था वो एक्सटेंड होता हुआ दिखाई पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। और देश की सबसे सस्ती ईवी आज लॉन्च हुई है। कौन सी ईवी, क्या है, डिटेल्स बताएंगे ब्रेक के बाद। और नवरात्रि चल रही है तो सीधा चलते हैं अहमदाबाद। हमारे संवाददाता केतन जोशी हमसे जुड़े हुए हैं। आज हमें गरबा ग्राउंड से गरबा दिखाएंगे। केतन जी, दिखाइए हमारे दर्शकों को गुजरात में गरबे की रौनक कैसी चल रही है अहमदाबाद में। केतन से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत हो रही है।
गुजरात जो है इस वक्त पूरा का पूरा गुजरात सज धज के तैयार है और तमाम जो बड़े शहर हैं वहाँ ख़ासकर गरबे के जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं बड़े ग्राउंड्स में, कुछ सरकारी आयोजन भी हैं, कुछ बड़े कॉर्पोरेट्स के आयोजन हैं, तो इन तमाम जगहों पर हमारे संवाददाता बारी बारी से आपको दिखाएंगे रोज़ कहाँ कैसा गरबा हो रहा है। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं अहमदाबाद का गरबा। बस थोड़ा सा इंतज़ार, केतन जोशी के कनेक्ट होते ही हम आपको ले चलेंगे गुजरात और दिखाएंगे अहमदाबाद का गरबा ग्राउंड, अहमदाबाद की ख़ास रौनक नवरात्रि के इन 9 दिनों में। और हम कोशिश कर रहे हैं कि केतन जोशी से संपर्क हो जाए। बहरहाल अभी थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत आ रही है और आ गए केतन दिखाएं जरा कैसा चल रहा है गरबा वहाँ। बिल्कुल, देखिए हम आपको गरबा के पूरे दृश्य दिखाएंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग अभी भी गरबा में शुरू होने में काफी देर है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। रंग बिरंगी कपड़ों में लोग आ गए हैं। हम राजपथ क्लब के मैनेजमेंट से बात करते हैं। अच्छा बताइए, फुटफॉल कितना है, कितना रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा है। पहले तो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। यहाँ राजपथ क्लब अहमदाबाद की नहीं पूरे गुजरात की रेप्यूटेड क्लब में से एक है। यहाँ पूरे गुजरात से खिलैये आते हैं और इस बार 2 साल के बाद केतन भाई ये नवरात्रि आई है तो आप मानोगे नहीं, रोज के 5 से 7 हजार लोग आ रहे हैं। और बिल्कुल, हम खिलैया से बात करेंगे। बताइए कितना उत्साह है आप लोग आज किस तरह के डांडिया करने वाले हैं? अभी तो काफी समय है फिर भी आप आ गए। हम लोग गरबा क्लास वाले हैं। राजपथ क्लब में हेतल बहन के अंडर हम लोग ने सीखा है, फर्स्ट टाइम सीखा है। और हम लोग का एक शॉर्ट परफॉर्मेंस है जिसपे सब डांस करने वाले, तो प्रैक्टिस। अच्छा, कौन सा परफॉर्मेंस होगा? झूमे गोरी गंगूबाई वाला। क्या कुछ एक आध स्टेप बता पाएंगे CNBC आवाज के दर्शकों को? हाँ, करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सब करिए सब स्टेप करिए। तो देखिए ये है पूरा उत्साह अहमदाबाद के अंदर, और न केवल अहमदाबाद में लेकिन पूरे गुजरात में आपको ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि नवरात्रि को लेकर लोग काफी उत्साहित है। अभी तो 8 बजे आरती होगी, आरती के बाद गरबा शुरू होगा, लेकिन पहले से ही लोग आ गए हैं और अलग अलग स्टेप अभी से वो सीख रहे हैं। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका केतन, और हम उम्मीद करते हैं कि पूरी नवरात्रि आप गुजरात से गरबे की झलक हमें दिखलाएंगे और गुजरातियों का जो उत्साह है वो हम समझ पा रहे हैं इस वक्त। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों पर रहिए अपडेट और जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।